these the last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from UAE, from two locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah, and from a location very close to the city of Dubai. And it is very, dangerous that they use highly populated areas to launch, rockets against us. We would certainly retaliate, but we try to be careful not to attack any populated area. नमस्कार, आप सुन रहे हैं एकोज ऑफ भारत का एक नया एपिसोड। आज मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि वे कुछ प्रमुख बंदरगाहों के आसपास के इलाकों से दूर रहें। ईरान का कहना है कि दुबई का जबल अली पोर्ट, अबू धाबी का खलीफा पोर्ट और फुजैरा का फुजारा पोर्ट जैसे स्थान संभावित सैन्य लक्ष्य बन सकते हैं, क्योंकि वहां अमेरिकी सैन्य सुविधाओं के होने का दावा किया जा रहा है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और इसी वजह से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस खबर का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ सकता है? वह हैं प्रवासी कामगार। Foreign Minister Arakshi, thank you so much for your time this morning, sir. I wanted to start with the news overnight that the U.S. has carried out a military strike on Kharg Island. The President of the United States said that for reasons of decency, I have chosen not to wipe out all the oil infrastructure on the island. However, should Iran or anyone else do anything to interfere with the free and safe passage of ships through the Strait of Hormuz, I will immediately reconsider this decision. Let me start by asking you about what has happened on Kharg Island and what is Iran's response to these strikes. Well, thank you so much for having me. I think our armed forces have already answered that they would retaliate if our oil and energy infrastructure are attacked. And they will attack any energy infrastructure in the region which belongs to an American company or an American company is a shareholder. So the reaction would be clear. Last night they have attacked Kharg Island and Abu Musa Island with the artillery rocket system. HIMARS, as they call it, which is a low-range rockets, and they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of, rockets. And this is absolutely Which unacceptable. neighbors, sir? Well, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जब ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कुछ इलाकों को चेतावनी दी है, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर वहां रहने वाले लाखों प्रवासियों पर क्या होगा। यूएई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा विदेशी कामगारों पर टिका हुआ है, खासकर एशिया से आने वाले लोग, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश और कई अन्य देशों से। इनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। आज यूएई में लगभग 35 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन से लेकर हेल्थ केयर, आईटी, बिजनेस, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर तक हर जगह काम कर रहे हैं। सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ता है, तो क्या सबसे बड़ा असर इन्हीं प्रवासी कामगारों पर पड़ेगा? अगर तनाव बढ़ता है, तो कई संभावित समस्याएं सामने आ सकती हैं। पहली समस्या, सुरक्षा। अगर संघर्ष खाड़ी क्षेत्र तक फैलता है, तो सबसे पहले प्रभावित वही शहर और बंदरगाह होंगे जहां बड़ी संख्या में प्रवासी काम करते हैं। दूसरी समस्या, रोजगार। युद्ध या अस्थिरता के समय कंपनियां अपने प्रोजेक्ट रोक देती हैं, कंस्ट्रक्शन धीमा हो जाता है और सबसे पहले नौकरियां प्रवासी कामगारों की जाती हैं।
तीसरी समस्या, आवागमन और वीज़ा। फ्लाइट्स कम हो सकती हैं, वीज़ा नियम सख्त हो सकते हैं और लोगों के लिए देश वापस लौटना या वापस जाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष का मुद्दा नहीं है, ये लाखों भारतीय परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को पहले से तैयारी करनी होगी। पहला कदम, खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट आपातकालीन योजना। दूतावासों को सक्रिय रखना और जरूरत पड़ने पर तुरंत निकासी की व्यवस्था तैयार रखना। दूसरा, खाड़ी देशों के साथ लगातार कूटनीतिक संपर्क। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कामकाज पर कोई खतरा न आए। तीसरा, अगर स्थिति बिगड़ती है तो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन प्लान, जैसे पहले ऑपरेशन राहत के दौरान येमेन से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। और चौथा, लंबी अवधि की रणनीति। भारत को अपने नागरिकों के लिए नए वैश्विक रोजगार बाजार भी तलाशने होंगे ताकि सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हो सके, क्योंकि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि लाखों भारतीयों के भविष्य पर भी पड़ सकता है। Is there any sign that Iran is prepared to allow passage of the Straits of Hormuz? Will the Straits of Hormuz remain closed so long as this war continues? Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. And at the same time, there are many tankers and ships who are passing through the Strait of Hormuz, and I can say that the strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli, ships and tankers, and not to others. अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी तनाव है या मिडिल ईस्ट की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां प्रवासी कामगारों का भविष्य भी अनिश्चित हो सकता है।